चलें, आज मैं आपको जो है मैथ में एलसीएम हल करने का तरीका बताऊंगा कि एलसीएम को किस तरह से हल करते हैं। एलसीएम का सवाल कुछ इस तरह से होता है 2/4 और 7/7, या आगे हो सकता है 6/3 जमा 9/3, मतलब जितनी बड़ी भी इक्वेशन हो। तो ऐसे सवालात को हम इस तरह हल नहीं करते कि 2 और 7 को जमा कर दें या 4 और 7 को जमा कर दें, तो ये जो है बिल्कुल गलत हो जाता है। सबसे पहले हमने देखना होता है कि नीचे कौन कौन से हिस्से हैं। देखें हिस्से नीचे कौन कौन से हैं, 4 है और 7 है। तो सबसे पहले हमने काम क्या करना है, 4 और 7 का जो है टेबल लिख लेना है। 4 और 7 का टेबल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंच 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। उसके बाद यहाँ पे 7 है, तो हमने यहाँ पे 7 का टेबल लिख लेना है। टेबल लिख लिया। अब हमने देखना है कि जो दो हमने टेबल लिखे हैं उसमें ऐसा कौन सा हिस्सा है जो दोनों में है, कौन सा नंबर है जो दोनों टेबल्स में है। तो देखें 4 के टेबल में भी 28 आ रहा है और 7 के टेबल में भी 28 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन लगाएंगे और नीचे 28 लिख देंगे। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस 28 को इस पूरी वैल्यू के साथ भी हल करना है और इस 28 को और इस वैल्यू के साथ भी हमने हल करना है। ठीक है, हमने क्या किया, 4 और 7 ये दो हिस्से थे, 4 का भी टेबल लिख लिया, 7 का भी टेबल लिख लिया। फिर हमने देखा दोनों में हिस्सा कौन सा जो है दोनों टेबल में है, तो वो 28 है। तो हमने यहाँ पे 28 लिख लिया। 28 लिखने के बाद मैंने ये कहा कि अब ये 2/4 थे और 7/7 थे, इन दोनों को हल करना है। तो सबसे पहले हम 2/4 को हल कर लेंगे और फिर 7/7 को हल कर लेंगे। किस तरह से हल करेंगे, इसी 28 से हल करेंगे, जो 28 हमारे पास टेबल से आया है। तो 28 पे जब इसको इस तरह से हल करेंगे कि जब 2/4 को हल करेंगे, सबसे पहले हम 28 को तकसीम करेंगे 4 पे। इसी तरह इस वैल्यू में भी 28 को तकसीम करेंगे 7 से। अगर कुछ यहाँ पे और मतलब वैल्यू होती, यहाँ पे होता जमा 6/6 या नफ़ी 3/3, कुछ भी होता, तो हम जो उसके नीचे वाली वैल्यू होती तो हम उसको 28 को उस पर भी तकसीम करते। तो पहला स्टेप हमने क्या करना है, इस 28 को जो नीचे हिस्सा होगा उस पे तकसीम करना है। तकसीम कैसे करना है, अब मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि 28 को तकसीम करना है पहले नीचे वाला हिस्से पे। नीचे वाला हिस्सा कौन सा है, 4 है। तो हमने 28 को जब तकसीम किया 4 सते 28, तो यहाँ पे 0 बच गया, तो मतलब पूरा पूरा तकसीम हो गया, हमारे पास जवाब आ गया 7। तो हम क्या करेंगे, जो भी जवाब आएगा उसको ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब देंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले हमने नीचे वाले हिस्से के साथ तकसीम करना है, उसका जो भी जवाब आए उसको ऊपर तक ज़रब कर देना है। अब हमने इस 28 को जब इस 4 पे, क्योंकि सवाल में यही था ना 2/4, तो 28 को जब 4 पे हमने तकसीम किया तो इसका जवाब आया 7। ये यहाँ पे देखें 7 जवाब है, 7 जवाब आया। और फिर मैंने आपको ये बताया दूसरा स्टेप ये होता है, उसका जो भी आंसर है आपने उसको ऊपर ज़रब देना होता है। तो ऊपर जब इसको ज़रब देंगे तो 7 दूने 14 बन जाएगा। ठीक है, 7 दूने 14, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 14 लिख लिया। तो ये वाली पूरी वैल्यू जो है वो हल हो गई। अब हम दरमियान में जमा है तो यहाँ पे हम जमा लिख देंगे, अगर नफ़ी होता तो यहाँ पे नफ़ी लिख देते। सिर्फ जमा और नफ़ी का यही तरीका है, ज़रब और तकसीम का अलहदा है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो अब ये हमारे पास ये वाला पोर्शन मुकम्मल हो चुका है, हल कर लिया हमने, इसका जवाब आता है हमारे पास 14। ठीक है, अब हमने इस पोर्शन को हल करना है। सेम उसी तरह पहले 28 को तकसीम करेंगे नीचे वाले हिस्से पे। नीचे वाला हिस्सा कौन सा है, 7 है। तो जब इसको हम तकसीम करेंगे तो इसका जवाब आएगा 4। 4 जवाब आएगा और उस 4 को हम ऊपर 7 के साथ ज़रब दे देंगे, 4 7 28। तो हमने क्या लिख दिया, 28। यानी ये 28 वो वाला था जो हमने इन टेबल से पहले लाइन लगा के नीचे 28 लिख दिया था, तो ये 28 वो वाला है। फिर हमने इस वाले वैल्यू को हल किया तो उसका जवाब 14 आया,
और इस पोर्शन को हल किया तो उसका जवाब हमारे पास 28 आया। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गई 14 जमा 28। इसी तरह अगर ये बड़ी इक्वेशन होती तो उसको हम लिखते जाते जमा नफ़ी जो भी वैल्यू आती है हम आगे लिख सकते थे, लेकिन हमारे सवाल में सिर्फ यही दो चीज़ें थी, 2 तक़सीम 4 जमा 7/4। तो ये हमने जब इसको यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे जो है वो 28 आ गया। अब हमने क्या करना है, 14 और 28 को आपस में जमा कर देना है। तो जब इसको जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 42, और 42 को फिर जो है 42 और डिवाइड कर देंगे इसको 28 के साथ। तो अब ये मज़ीद तकसीम होता है। अगर ऑप्शन में ये हो तो फिर आप इसको भी टिक कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में ये ना हो तो फिर आप जो है इसको मज़ीद भी काट सकते हैं। कैसे, एक ही टेबल पे, यानी कि इसको 42 को काटेंगे, 7 6 42, 7 चुके 28। जब याद रखें, जब भी हम काटते हैं तो दोनों वैल्यूज़ को एक ही पहाड़े पे काटते हैं। जैसे मैंने कहा 7 6, यानी कि मैं 7 का टेबल पढ़ा हूँ, 7 6 42, और इसको भी जब काटना है तो 7 के ही टेबल पे काटना है, 7 चौके 28। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, 7 4 28। तो अब हमारे पास 6/4 है। अगर ऑप्शन में 6/4 हो आप उसको हल कर टिक कर सकते हैं। अगर 6/4 ना हो, क्योंकि ये मज़ीद भी तकसीम होता है, किस टेबल पे होता है, 2 के टेबल पे, 2 3 6, 2 2 4, 3/2। तो ऑप्शन में क्या होगा, 3/2 इसका जवाब होगा। हमेशा की तरह आपके लिए भी आज एक सवाल है। 7 तक़सीम 3 नफ़ी 8 तक़सीम 7। इसको भी आपने, जो मैंने आपको मेथड समझाया है, उस मेथड से हल करना है, और आपके पास जो भी जवाब है आपने कमेंट करके मुझे बताना है। ASF रिटन टेस्ट प्रिपरेशन की सीरीज़ में सबसे पहले आज हमने मैथ का पोर्शन हल किया। मैथ का पोर्शन हल करने के बाद अब हम इस्लामिक स्टडीज़ के पोर्शन को देखते हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस थी जब आप पर जो है पहली वही नाजिल हुई, और ये भी हमने देखा था कि आप जो है गार हिरा में इबादत फरमा रहे थे। उसके बाद आप घर आए, आपने सारा वाक़या हज़रत खदीजा को बताया, और हज़रत खदीजा ने वर्का बिन नौफिल, जो कि एक क्रिश्चियन स्कॉलर था, उसके साथ ये डिस्कस किया। उसके बाद कुछ सवालात इस तरह से आते हैं कि आप ये बताएं कि सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है कौन ईमान लेकर आया था। फर्स्ट पर्सन टू बिलीव इन प्रॉफिटहुड ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हिज वाइफ खतीजा बिनत खालिद। सेकंड पर्सन वर्का बिन नौफिल या वर्का इब्न नौफिल। अब देखें, जब आपको मैंने एक पूरा वाक़या बताया है कि आप सबसे पहले घर तशरीफ़ लाए, तो हज़रत खतीजा को बताया, उसके बाद वर्का बिन नौफिल को पता लगा। तो पहले दो ही पर्सन यही थे जो मतलब के ईमान लेकर आए। यानी कि सवाल इस तरह से आता है, ख़वातीन में सबसे पहले कौन ईमान लाई, हज़रत खतीजा। बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ईमान लाए, और जवानों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली फादर ने अबू तालिब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, तब आपके चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का ज़िम्मा लिया। तो अबू तालिब जो है आपके चाचा थे, और उन्हीं के बेटे ही हज़रत अली थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा। हज़रत अली मैरिड हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत अली का निकाह हज़रत फ़ातिमा बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। हज़रत अली लायन ऑफ अल्लाह शेर खुदा भी इनका टाइटल है, अबू तुराब भी इनका टाइटल है। और आपके दो साहबजादे हज़रत हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम। पाकिस्तान स्टडीज़ स्टार्ट करते हैं।
लास्ट लेक्चर में एएसएफ रिटन टेस्ट प्रिपरेशन की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, मैंने आपको 1947 तक पढ़ाया था। 1947 से कंटिन्यू करते हैं। कायदे आज़म डाइड 11 सितंबर 1948 ड्यू टू टीबी। अब 11 सितंबर 1948 को कायदे आज़म जो है कायदे आज़म का इंतकाल हो जाता है। सवाल ये आता है कि कायदे आज़म का इंतकाल कब हुआ? 1948 में हुआ, 11 सितंबर 1948, पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद। और आपको कौन सी बीमारी थी? आपको ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आम ज़बान में हम टीबी कहते हैं। ही इज़ ब्रीड इन कराची, आपका मज़ार कराची में है। कायदे आज़म रेजिडेंसी इन ज़ियारत। अच्छा, कायदे आज़म की आखिरी जो रिहाइश गाह है वो कहाँ पे है? ज़ियारत में है। ठीक है। और जो 100 का करेंसी नोट होता है, 100 रुपये का नोट होता है, उसकी बैक साइड पे अगर देखें तो जो इमारत बनी हुई है वो जो है ज़ियारत है, जो कि कायदे आज़म की आखिरी रिहाइश गाह है। कायदे आज़म रेजिडेंसी भी उसको कहा जाता है। कायदे आज़म की वालदा का नाम मिठी बाई, METHI, मिठी बाई। फादर नेम पूजा जिना, पूजा जिना जो कि एक मर्चेंट थे, ताजिर थे। सिस्टर नेम फ़ातिमा जिना, कायदे आज़म की सिस्टर का नाम फ़ातिमा जिना था। आपकी अगर एजुकेशन के बारे में देखें तो सवाल इस तरह से आता है कि आपने अर्ली एजुकेशन कहाँ से हासिल की, यानी कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम सिंध मदरसतुल इस्लाम से हासिल की। और उसके बाद एजुकेशन के बारे में ये सवाल आता है कि आपने जो है लंदन से कौन सी तालीम की, या आपने लिंकॉलन, एक कॉलेज या एक इदारे का नाम है लिंकॉलन, ठीक है, वहाँ से आपने बार एट लॉ का एग्ज़ाम पास किया, जो कि वकालत की डिग्री होती है। जनरल नॉलेज के पोर्शन में हमने कल देखा था सार्क के बारे में कि सार्क कब बनी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इसके जो है पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था, पाकिस्तान से पहला कौन था, और करंट कौन है। आज हम ये देखते हैं कि सार्क के मेंबर कौन कौन से। हमने ये देखा था कि सार्क साउथ एशिया की एक तंजीम का नाम है जिसमें 8 ममालिक हैं, और आज हम देखेंगे कि वो ममालिक कौन कौन से हैं और उनके कैपिटल क्या हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि सार्क का पाकिस्तान मेंबर भी है और ये हमारे जो है नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हैं। और इनके कैपिटल भी इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि हमें अपने नेबर्स में जो कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल्स तो एटलीस्ट पता होने चाहिए। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है, सार्क को MBBS पेन, MBBS जो कि आपको पता है कि डॉक्टर की डिग्री होती है, तो ये डिग्री करना इतना आसान नहीं है, बल्कि इसके लिए बहुत पेन लेना पड़ता है आपको। पेन का मतलब होता है, पेन लेना का मतलब होता है कि आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो आपने ट्रिक ये याद रखनी है, MBBS पेन, यानी कि MBBS के लिए आपको पेन लेना पड़ता है। तो MBBS पेन ये ट्रिक है। अब M से बनता है मालदीव, B से बांग्लादेश, और फिर B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। अब हम इनके कैपिटल देखते हैं। मालदीव का कैपिटल है माले, MALE। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। ढाका में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, कुछ आपको माइंड में आ रहा है? ढाका में हमने ये देखा था कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग जो है उन्होंने ढाक बिठाई और अपना लक आजमाया, यानी कि ये ट्रिक हमने देखा था। ढाक बिठाई से मतलब ये था कि मुस्लिम लीग ढाका में बनी थी और उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में था। अच्छा, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। भूटान का कैपिटल है थिम्फू। श्रीलंका के 2 कैपिटल हैं, कोलंबो भी है और श्री जयवर्धनेपुरा भी है। अब आप पूछेंगे 2 कैपिटल क्यों हैं? तो भाई उनका कंट्री है, उनकी मर्ज़ी है कि 2 कैपिटल रखें या 3 रखें, हमें बस उनको याद रखना है। अच्छा, अब जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं तो जयवर्धने एक उनका श्रीलंका का जो है बैट्समैन भी था, तो आप उसके नाम से भी याद रख सकते हैं, श्री जयवर्धनेपुर ही याद रख लें, और दूसरा कैपिटल कोलंबो है।
पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, अफ़गानिस्तान का कैपिटल काबुल है, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली। और नेपाल का कैपिटल क्या है? नेपाल का कैपिटल आपने कमेंट में बताना है मुझे। आपके पास 2 सवाल हैं, एक आपने मैथ का सवाल हल करके उसका जवाब बताना है और दूसरा नेपाल का। नेपाल का मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में हमने कहीं पे ये पढ़ा था नेपाल के बारे में, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम प्रेपोजिशन को पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन shows the relationship of a noun or a pronoun to another word in the sentence। अब इतनी औखी जो अंग्रेज़ी लिखी हुई है इसका मतलब क्या है? प्रेपोजिशन उसको कहते हैं, एक ऐसा वर्ड होता है जो कि रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है, ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है, वर्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो क्या करेगा? रिलेशनशिप को ज़ाहिर करेगा। रिलेशनशिप अब 2 चीज़ों के दरमियान होगा ना, तो रिलेशनशिप नाउन का या प्रोनाउन का। एक चीज़ तो ये हो गई कि वो रिलेशनशिप ज़ाहिर कर रहा होगा किसका? नाउन का और या प्रोनाउन का। किसके साथ? अदर वर्ड इन द सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस में कोई और वर्ड होगा उसके साथ उसका जो है रिलेशन बता रहा होगा, ताल्लुक़ बता रहा होगा। ऐसे वर्ड को हम प्रेपोजिशन कहेंगे। प्रेपोजिशन ऐसा वर्ड होगा जो फ़िक्रे में नाउन का, प्रोनाउन का या नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में फ़िक्रे में किसी दूसरी चीज़ के साथ रिलेशन शो करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब अगर इसमें देखें तो इसमें नाउन कौन से हैं? नाउन इसमें देखें, बुक है, ठीक है, उसके बाद टेबल है, ये तो है ना नाउन। तो अब जो है बुक यानी कि एक बुक जो है नाउन है, तो ये नाउन के साथ इस ऑन जो है, ऑन यहाँ पे मैंने इसको ग्रीन किया हुआ है, असल में ऑन प्रेपोजिशन है। ये ऑन जो है ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, 2 चीज़ों का ताल्लुक़ बता रहा है कि किताब जो है टेबल पर है। 2 नाउन का आपस में ताल्लुक़ बता रहा है, तो इसको हम प्रेपोजिशन कहेंगे। ज़ाहिरी अब लाज़मी नहीं है कि ये दोनों नाउन का ही आपस में ताल्लुक़ बताएगा। एक तो उसमें नाउन होगा, ये शर्त है कि एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, दूसरा लफ्ज़ कुछ और भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर दूसरी मिसाल है शी इज़ सिटिंग बिसाइड्स मी। अब देखें ये मी जो है ये एक प्रोनाउन है, ऐसे है ना मी, यानी कि इसको हम अगर मेरा नाम फ़हद है तो मैं अपनी जगह पर मी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मी, तो मतलब मी प्रोनाउन हुआ। अब प्रोनाउन का इसने ताल्लुक़ किससे बताना है? सेंटेंस में किसी और चीज़ के साथ। अब ये ताल्लुक़ बता रहा है सिटिंग के साथ, सिटिंग जो कि वर्ब है, ठीक है। तो ये प्रोनाउन है और इसके दरमियान क्या है? बिसाइड्स। बिसाइड्स असल में प्रेपोजिशन है। हमने तारीफ़ में यही पढ़ा था, प्रेपोजिशन क्या करेगा? नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में किसी और लफ्ज़ के साथ ताल्लुक़ बताएगा। अब मी प्रोनाउन है तो इसका ताल्लुक़ जो है बता रहा है सिटिंग के साथ, ठीक है। इसके दरमियान में जो है बिसाइड्स है, तो बिसाइड्स प्रेपोजिशन है। द कैट इज़ अंडर द चेयर। एग्जाम्पल नंबर 3 के कैट क्या है? अंडर द चेयर, चेयर के नीचे है। अब कैट जो है ये भी एक नाउन है और चेयर भी है, ये भी एक नाउन है, तो इनके दरमियान कौन सा वर्ड इस्तेमाल हो रहा है? अंडर हो रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे इज़ भी है और द भी है, तो ये जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं होता है, इनको हम प्रेपोजिशन नहीं कहते बल्कि ये हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो प्रेपोजिशन में और हेल्पिंग वर्ड में भी डिफरेंस होता है। तो इसमें प्रेपोजिशन क्या होगा? अंडर होगा, क्योंकि ये 2 नाउन्स के दरमियान आपस में ताल्लुक़ बता रहा है कि बिल्ली कहाँ पे है? चेयर के नीचे है। तो दोनों के दरमियान ताल्लुक़ किसकी वजह से शो हो रहा है? अंडर की वजह से। अब अगर अंडर इसमें ना होता, मिसाल के तौर पर द कैट इज़ द चेयर, इस तरह से होता तो वो फ़िक्रे का कोई एक लॉजिक नहीं बन रहा, कोई समझ नहीं आ रही कि इस फ़िक्रे में क्या है। तो ताल्लुक़ बताना लाज़मी है। तो ताल्लुक़ कौन चीज़ शो कर रही है? बिसाइड अंडर शो कर रहा है।
तो इसका मतलब हुआ कि प्रेपोजिशन जो है इसमें अंडर होगा। इसी तरह दूसरे फ़िक्रे में बिसाइड्स ताल्लुक़ शो कर रहा है, तो यहाँ पे बिसाइड प्रेपोजिशन होगा। पहले फ़िक्रे में ऑन जो है वो एक लॉजिक बता रहा है, तो प्रेपोजिशन ऑन होगा। होपफुली ये कुछ एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी कि प्रेपोजिशन असल में क्या होता है और इसका काम क्या होता है फ़िक्रे में। सवाल सिंपल इस तरह से आएगा कि एक फ़िक्रा लिखा होगा, वो पूछेगा कि आप बताएं इसमें प्रेपोजिशन क्या है। एएसएफ से रिलेटेड कुछ सवालात करते हैं। एएसएफ रिलेटेड डिपार्टमेंटल सवाल हैं। हु इज़ करंट एविएशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का मौजूदा वज़ीर हवाबाज, जिसको एविएशन उर्दू में कहते हैं, वज़ीर कौन है? ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। बी ऑप्शन इसका ठीक है। हु इज़ द करंट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑफ पाकिस्तान? डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है। डीजी का हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टर जनरल कौन है। अब उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर। अब जैसे डिप्टी डायरेक्टर का लफ्ज़ आए तो आपने बस आंखें बंद करके एक ही ऑप्शन को रट्टा नहीं लगाना, बल्कि वो देखना है कि उसने डिप्टी डायरेक्टर किस चीज़ का पूछा है। अगर वो पूछे डिप्टी डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसएफ, उसका आंसर है ब्रिगेडियर इमरान उल हक। ब्रिगेडियर इमरान उल हक डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसएफ। अगर वो पूछे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द एएसएफ इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अब यहाँ पे भी एएसएफ है, लेकिन वो आगे कौन सा मिनिस्ट्री बता रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बता रहा है। तो उसका ऑप्शन, उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फैसल इमरान। दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर सवाल आए कि हु इज़ डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसएफ, यानी कि बस इतना हो, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसएफ कौन है, तो इमरान उल हक है। अगर इस तरह से हो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द एएसएफ इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द एएसएफ, एएसएफ के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी लिखा हो, तब फैसल इमरान इसका राइट ऑप्शन होगा। द टर्म हाईजैकिंग रेफर टू, हाईजैकिंग का मतलब क्या होता है? अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट, किडनैपिंग ऑफ पैसेंजर, एक्सप्लोडिंग बिल्डिंग और एयरक्राफ्ट्स, किडनैपिंग ऑफ बस पैसेंजर, ऑल ऑफ दिस। तो हाईजैकिंग का मतलब होता है अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी कि तैयारों को जो है वो सीज़ कर लेना, उनको ऐसे समझे चोरी कर लेना, ठीक है। अनलॉफुल यानी कि गैर कानूनन है, गैर कानूनन किसी तैयारे को बंद कर देना या उसको किडनैप कर देना, तो ये आएगा अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट। जब एयरक्राफ्ट सीज होगा, किडनैप होगा, तो जाहिर सी बात है पैसेंजर तो ऑटोमेटिक उसमें से जो मुसाफिर होंगे तो वो वैसे ही किडनैप होंगे। लेकिन जो हाईजैकिंग का मतलब है वो पैसेंजर यानी कि जो मुसाफिर हैं उनकी किडनैपिंग के बारे में नहीं है, बल्कि हाईजैकिंग का मतलब होता है किसी तैयारे का हाईजैक होना।